तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू स्टार्ट इज जैसे हमें स्टार्ट करना है मोलारिटी से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि मोल्स हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हाउ आर वी एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी मोल्स। देखो, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन दी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। चाहो तो साथ साथ अपनी नोट्स पे लिख भी सकते हो। ठीक है, इट्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मैंने बोला NO2, तो NO2 का मोलर मास कितना है, हम ये पढ़ते थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सही बात है। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का जेड, जेड क्या होता है मुझे बताओ। जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एम आई राइट। तो जेड इज माई एटॉमिक नंबर, दैट इज वन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 एंड सो ऑन। आर वी अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये समझो कि इसका मास नंबर हमने कितना सीखा था। हमने मास नंबर इसका सीखा था, मास नंबर हमने इसका सीखा था 1। हीलियम का मास सीखा था 4, लिथियम का मास सीखा था 7, बेरिलियम का मास सीखा था 9, बोरॉन का मास सीखा था 11, कार्बन का मास सीखा था 12। आया ना। नाइट्रोजन का मास सीखा था 14। तो आप ये समझो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि NO2 का मोलर मास कितना है। अब लॉजिकली समझना, जो इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ। देखो, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 14। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 16। पर ऑक्सीजन जैसे एटम मेरे पास दो हैं, तो ये बन गया 14 प्लस 16 टाइम्स 2। तो ये बन गया 14 प्लस 32। एम आई राइट और नॉट। ठीक है, तो आप ये देखो, तो 32 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 46 ग्राम्स पर मोल। ये मेरा जो बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, इज गोइंग टू बी 46 ग्राम्स पर मोल, इज गोइंग टू बी द मोलर मास ऑफ NO2। आर वी अंडरस्टैंडिंग, आर वी अंडरस्टैंडिंग। पक्का। अब लॉजिकली समझो क्या, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो हमें अगर मोलर मास निकालना है, जैसे H2SO4 की हम मास कर रहे हैं, तो मास निकालने के लिए अगर हमें H2SO4 का मास निकालना है तो क्या करेंगे मुझे तो, H2SO4। तो ये सीरीज जो मैं लिख रही हूँ ये हमको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एम आई राइट और नॉट। तो द आइडिया हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, कि हमें सबके मासेस पता है। फ्लोरीन का मास 19 है, नियॉन का मास 20 है, सोडियम का मास 23 है, मैग्नीशियम का मास 24 है, एल्यूमिनियम का मास 27 है, सिलिकॉन का मास 28 है, फास्फोरस का मास 32 है, सल्फर का मास 32 है, फास्फोरस का मास कितना है, 31, और सल्फर का मास कितना होता है, 32। इसके निकालने की भी एक टेक्निक होती है, वो मैं बताती हूँ। पर आप देखो, अगर मुझे H2SO4 का मोलर मास निकालना है तो कितना बनेगा, 1 टाइम्स 2। सल्फर का मास कितना है, 16, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, और ऑक्सीजन के जितने कितने एटम्स है, 4। एक सल्फर का मास इज 32, I'm so sorry। तो जब ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा, और इसको मेरी बात समझ आ रही है। 2 + 32 + 64 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 98 ग्राम्स पर मोल। एम आई राइट और नॉट। सही बात है। तो ये जो मास निकला 98 ग्राम्स पर मोल, ये हमारे H2SO4 के मॉलिक्यूल्स का मास निकला। इसका मतलब अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो उतने सारे मॉलिक्यूल्स का वजन 90 ग्राम्स होगा। समझ में आ रही है। सो द आइडिया इज कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास है वो 98 ग्राम्स है। अब आप ये समझो कि ये मोलर मास कैसे आया, लॉजिकली समझना। ठीक है, अब ध्यान समझना। मान लो मैंने बोला सोडियम। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली समझते हैं, कोई भी अगर एटम अगर हम देखें, तो मैंने कहा जी देखो, मान लो एटम है सोडियम का। तो सोडियम का पहली बात तो हमें पता होना चाहिए लैटिन नेम क्या है। सोडियम का लैटिन नेम इज नेट्रियम। तो इसीलिए हम सोडियम का नाम बोल दे रहे कि सिंबल कितना आया, Na। तो मैंने बोला कि ये इसका न्यूक्लियस है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सही बात है। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। शॉर्टकट में बता रही हूँ, जिसका जेड ऑड होता है उसका मास नंबर हम कैसी ट्रिक से निकालते हैं, उसका मास नंबर बिकम्स इक्वल टू 2s+1। कृषि को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, थम्स अप दे दो। तो इसका मतलब मास नंबर इज गोइंग टू बी 2z+1, और जिसका जेड मेरे पास इवन होता है 90% केसेस में, उसका मास नंबर मेरे पास क्या आ जाता है, 2z। ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर।
तो आप उसी लॉजिक से देखो कि सोडियम के एटम एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो 11 इज ऑड, तो उसका मास नंबर कितना आएगा, 23। 2 × 11 +1, जो जेड है उसकी जगह में मैंने क्या डाल दिया है, 11 डाल दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब मैंने लिखा कि ये, और इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर अगर नीचे वाला नंबर जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर है, तो ऊपर वाला नंबर ए है यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एम आई राइट? तो मुझे यहाँ से ही समझ आ गया कि मैम अगर न्यूट्रल एटम होता है, लॉजिकली समझना, तो उसमें क्या हाल है कि प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, 11 प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम कितना है मेरे पास, 23 फॉर सोडियम। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटॉन्स है मेरे पास 11, आया ना, न्यूट्रॉन्स मुझे निकालने हैं। तो यहाँ से मुझे समझ आती है कहानी कि न्यूट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 23 - 11, तो न्यूट्रॉन्स हियर इज गोइंग टू बी 12। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो हम यहाँ से ये समझेंगे कि अगर न्यूट्रॉन्स 12 हैं तो न्यूट्रॉन्स 12 हैं और प्रोटॉन्स 11 है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं क्या हमें पता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम -1 मानते हैं बेटा, और एक प्रोटॉन का चार्ज हम +1 मानते हैं, और एक न्यूट्रॉन का चार्ज हम 0 मानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम द स्क्रीन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब ध्यान सुनो। अब कहानी ये है, हमें ये पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, ठीक है? दो तरीके के चार्ज होते हैं, हमें ये पता है, चार्जेस एंड मासेस पढ़ते हैं। ध्यान सुनो, अगर मैं लिखूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अगर मैं पढ़ूं मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो कितना होता है बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.674, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। समझ में आ रही है बात? और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। यस और नो? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 10⁻31 का मतलब है 9.11 डिवाइडेड बाई 10⁻31, और ये है 1.67 अपॉन 10⁻27। तो डिनोमिनेटर में 10⁻27 छोटा, हाँ या ना? 10⁻27 छोटा। यू स्टॉप फॉलोइंग मी। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 1.674 डिवाइडेड बाई 10⁻27। एम आई राइट? तो मुझे बताओ 10⁻27 बड़ा कि 10⁻31 बड़ा? क्या बड़ा रोज? 27 बड़ा कि 31 बड़ा? 10⁻31 बड़ा, नहीं डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कर दिया मैंने। तो 10⁻31 बड़ा कि 10⁻27 बड़ा? 31 बड़ा। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि मैम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि 10⁻27 और 10⁻31 में 4 का गैप है, मतलब 10,000 टाइम्स छोटा है। यस और नो? लेकिन अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की और हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? कि न्यूट्रॉन में अगर 2 और 4 हटा दूं, देखो, तो क्या न्यूमरेटर 1.67 1.67 हो गया, है ना? तो अगर ये 1.67 और ये 1.67 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी कि टेंटेटिवली अगर देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज टेंटेटिवली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनके मास में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप थर्ड डेसिमल प्लेस को इंट्रोड्यूस करते हो 1.672, और आप यहाँ इंट्रोड्यूस करते हो 1.674, तो अगर मेरे को प्रिसाइसली लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? सबसे ज्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन है, फिर हल्का सा कम मास ऑफ प्रोटॉन है, और फिर बहुत ही कम कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर बाय 1 लाख टाइम, अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स, या अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स। किससे? न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन से। वरना समझ में आया? अब आप ये देखो कि चलो बहुत अच्छी बात है, अब कहानी समझो। क्या मैं क्या निकालने की कोशिश कर रही हूँ? मैंने सोडियम एटम फिर से बनाया। सोडियम के एटम में मेरे को पता है कि न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने से क्या होता है? चार्ज बराबर हो जाता है, +11 और -11, एंड दे बिकम इक्वल। सो नेट चार्ज हियर बिकम्स इक्वल्स टू, नेट चार्ज हियर बिकम्स इक्वल्स टू 0, है ना? अब कहानी समझो। तो अगर मैं मास ऑफ वन एटम निकालूं, अगर मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम निकालूं, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 11 टाइम्स मास ऑफ वन प्रोटॉन, वेयर mp इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? मास ऑफ वन प्रोटॉन। यस और नो?
Mn is representing mass of one neutron plus 12 times Mn. Yes or no? और इसको मेरी बात समझ आई? और Me is representing mass of वन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 11 टाइम्स मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब ये अंडरस्टैंडिंग। अब आप सोच के देखो, क्या मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हो गए भाई। जैसे मैं बोलूँ कि एक अंगूर और एक पंपकिन में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो एक इलेक्ट्रॉन, और तो आप समझो एक बोरी में मैं एक पंपकिन और एक अंगूर डाल दूं, तो क्या एक अंगूर का वजन मैटर करेगा? नहीं। ऐसे ही अगर मैं 11 अंगूर और 11 पंपकिन डाल दूं, तो 11 पंपकिन के सामने तो 11 अंगूर का वजन भी मैटर नहीं करने वाला। इसका मेरा मतलब हुआ कि मैम अगर एक इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल है एक प्रोटॉन से, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू द कंबाइंड मास ऑफ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। एम आई राइट? तो क्या इस पूरे मास के अंदर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास टोटल मास कितना बन जाएगा? टोटल मास ऑफ वन एटम, टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 11 टाइम्स Mp प्लस 12 टाइम्स Mn। यस और नो? पर अगर लॉजिकली देखो, अप टिल 2 डेसिमल प्लेस तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम है ना? तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जी Mp इज नियरली नियरली इक्वल टू Mn। यस और नो? अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टिल 2 डेसिमल, अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। 1 सेकेंड, इसमें एनोटेशन का ऑप्शन कहाँ आता है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। देखो यार, मैं इसके एनोटेशन ही दूँ, उससे वो चला भी पा रहा है। एक तो भाई इसमें मेरे को ये नहीं समझ क्या, क्या है ये जो भी। ठीक है, एमपी इज नियरली इक्वल टू व्हाट? एमपी इज नियरली नियरली इक्वल टू व्हाट? एमएन। और दैट इज इक्वल कितनी वैल्यू दोनों की? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसे इंटू 1000 कर लो। क्यों? क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो ये बनेगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। ये मेरा एमपी लगभग लगभग इक्वल टू एमएन आ जाएगा। बोलो हाँ। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। इज इट क्लियर? तो अब आप समझो कि आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सोडियम एटम का वजन निकालती हूँ, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ इंपॉर्टेंस है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए काम आ रहा है, लेकिन मास बनाने का काम किसका है? 11 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। एम आई राइट? So I'm going to say mass of one atom will be 11 times Mp plus 12 times Mn. Am I right? अच्छा, 11 टाइम्स Mp की वैल्यू कितनी है? मान लो Mp बराबर Mn बराबर कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। ये दोनों वैल्यू सेम है ना, मोटा मोटा, तो इन दोनों को मैं m मान लेती हूँ। तो मेरे लिए Mp भी m लिख दिया, प्लस 12 टाइम्स Mn को भी m लिख दो। तो ऐड कर आके ये जो वजन आया, ये आएगा 23 m। गोइंग फॉरवर्ड इसी m को बोल दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा इसको तुम लोग पढ़ते हो यूनिफाइड। व्हाई डू वी कॉल इट एज यूनिफाइड मास? बिकॉज दिस इज अ कॉमन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसीलिए आप इसे क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो यूनिफाइड मास। पढ़ना समझ में आ गया? तो अब आप सोच के देखो, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि 23 m के अंदर, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली ग्राम में कितना मास होगा? 23 U लिख सकते हैं। और 1 U की वैल्यू हमने कितनी मानी है? इक्वल टू द मास ऑफ वन प्रोटॉन विच इज गोइंग टू बी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो ग्राम्स में ये मास कितना है? 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? These many grams makes one sodium atom। आप सोचो एक सोडियम एटम कितना छोटा है, 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स के आसपास उसका मास आ रहा है। समझ में आ रही है बस? तो हम यहाँ से क्या बोले? हम बोले 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स मेक्स वन एटम। यस और नो? तो देयर बाय 1 ग्राम विल मेक 1 ग्राम विल मेक
1/23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। अब मुझे क्या चाहिए, कहानी समझो। देखो, एक सिचुएशन क्या आती है कि भाई मैम 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही क्यों ली। हम लेने को तो कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, पर यही वैल्यू क्यों ली, आप खुद सोचो। क्योंकि क्योंकि आप सोचो कि अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरे पास एक एटम है, एक एटम तो बहुत कंसिडरेबल है ही नहीं। एक एटम तो 10 की पावर -24 ग्राम्स, इतना छोटा है। तो माई पॉइंट इज कि वन एटम का वजन अगर तुम बोल रहे हो कि इट इज 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स है ना। तो ये तो बहुत ही छोटा मास है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो मैम ऐसा करो, 6.022 की जगह ले लो 16.0798 इंटू 10 की पावर 80 एटम, इतना भी ले सकते हो कि भाई एक छोटा एटम है, इतने सारे एटम तो कम नहीं है, बहुत सारे। बट सवाल है कि मैम आपने 1 मोल की वैल्यू को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही क्यों बोला। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, आप मुझे कुछ भी बोल सकते थे। तो हमने क्या बोला, हमने वो वैल्यू निकाली। हमने कहा देखो हमारे लिए आसान ये है कि हम सोडियम के साथ एक नंबर एसोसिएट कर ले 23। बहुत सारे आइटम्स है तो भी उसका वजन 23 ग्राम आ जाए, आया ना। और एक ही आइटम है तो उसका वजन 23 यू हो जाए, यू आ जाए। मतलब मुझे सिर्फ क्या बदलनी पड़े, मुझे सिर्फ यूनिट बदलनी पड़े, नंबर मेरा सेम रहे। तो कितना आसान हो गया, सोचो। अगर नहीं तो मैं ऐसे बोलती कि सोडियम का एक एटम का वजन 23 यू, लाखों करोड़ों एटम का वजन 98 यू, 98 ग्राम। तो क्या तुम एक एटम के लिए दो दो वैल्यूज रटते फिरते, तो अभी इतना डेटा है, कितना याद करते। तो आइडिया वो कि सोडियम के साथ अगर तुमने 23 नंबर पढ़ लिया, तो यूनिट हटानी है बस, यूनिट को यू कर दोगे तो एक एटम। क्योंकि 1 यू इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, है ना। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 यू हटा के क्या करा, तो हमने यही निकाला कि भाई 1 ग्राम का वजन इतना, इतने एटम्स आते हैं इसके अंदर। आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना मास आ जाएगा बताओ। तो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि 23 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स आएंगे, तो बोलो। तो 23 ग्राम्स विल हैव, तो 1 से 23 कैसे बनाए, इंटू 23। तो 23 grams will have how many particles? 1/23 into 1.67 into 10 की पावर -24 grams into 23। 23 चला गया, मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दीज मनी, दैट इज वाई वी से कि 23 ग्राम्स उसका कैसा मास है, सोडियम का मोलर मास है। समझ में आई। तो अब आप लॉजिकली समझो, बाय द सेम कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा मन कर गया, तुम बोलते हो जी मैम मैग्नीशियम के लिए निकालो, तो मैग्नीशियम का हिसाब लगाओ। एक एटम है, उस एक एटम में न्यूक्लियस है, नीचे वाला नंबर क्या होता है, जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। कृष्ण को मेरी बात समझ आ रही है, थम्स अप थम्स डाउन। और ये कितना है, 24। क्यों भाई, क्योंकि नीचे वाला नंबर अगर इवन है तो मास नंबर हमारा क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। yes or no। तो माय पॉइंट इज कि दिस इज गोइंग टू बी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। तो निकालो जरा, प्रोटॉन्स कितने, 12। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास यहाँ पे, देखो मैग्नीशियम के लिए 24। प्रोटॉन्स को डाल दूं यहाँ पर, तो 12 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 24। तो न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए बेटा, 12। आई बात समझ। अगर न्यूट्रॉन्स 12 आ गए, इसका मतलब बताइए क्या, कि मुझे ये पता है कि न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं बाहर की शेल्स में मेरे पास 2 8 2 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बोलो हाँ ना? तो द आइडिया है इसके मैम वन, ये हमारे पास इस तरीके से पूरी सीरीज आ गई। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना, पक्का। अब लॉजिकली समझो, अब कहानी क्या है। कहानी ये है कि मैम अगर हम इसका मास निकालें मैग्नीशियम के एक एटम का, तो कितना बनेगा, 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 टाइम्स मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस 12 टाइम्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लेजिबल है, तो उड़ा दें इसको। तो बचा मेरे पास क्या, 12 टाइम्स मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 12 टाइम्स मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, यस और नो। और मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर है, तो मैं हर एक को क्या ले सकती हूँ, एन। तो 12m प्लस 12m ऐड करके क्या बन जाएगा, 24m। क्या m लिख लो, m इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या u लिख लो। u बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, u विल बी इक्वल्स टू कॉल्ड एज यूनिफाइड मास। आगे बात समझ। तो हमने बोला कि एक एटम का वजन है 24 यू। तो यू बहुत छोटी यूनिट है, आप देखो यू कितना ग्राम्स है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यू बहुत छोटा है,
नहीं आई बात समझ? अगर यू बहुत छोटा है, समझ रहे हो, तो ये वाली वैल्यू अपनी है। कंसेप्ट क्लियर? आइडिया समझ में आ गया? तो आप ये समझो कि अगर 1 यू की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कहती थी 24 यू विच इज इक्वल टू 24 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, इट मेक्स हाउ मेनी एटम्स? इट मेक्स 1 atom. Yes or no? Are we understanding? So this implies कि 1 gram of magnesium contains how many atoms? बताइए। 1 divided by 24 into 1.67 into 10 की पावर -24 atoms. Yes or no? And thereby अब मुझे 24 ग्राम्स ही चाहिए। तो मुझे सवाल का जवाब दो, 24 यू बड़ा कि 24 ग्राम्स बड़ा? 24 ग्राम्स। आगे बात समझ? तो आप ये बताओ, 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम के अंदर भी कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे? 1/24 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 24 ग्राम्स। क्योंकि अगर 1 ग्राम को 24 ग्राम बनाना है, तो इधर 24 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इधर भी इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सही बात है? एंड देयर बाय हाउ मच वैल्यू डू आई गेट? 24 से 24 चला गया, फिर से वही आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर -24। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आई बात समझ? तो क्या आगे से गोइंग फॉरवर्ड 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को मैं क्या बोलूंगी? एवोगैड्रोस नंबर Na। और 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24 को क्या बोलूंगी? यूनिफाइड मास। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, 1/यूनिफाइड मास इज इक्वल टू माई एवोगैड्रोस नंबर। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अब हम कर देंगे। तो बताइए, इसका मतलब क्या है कि मैं आगे से गोइंग फॉरवर्ड अगर मॉलिक्यूल भी ले लूं CO2, तो मैं कार्बन का वजन है 12, एक ऑक्सीजन का वजन है 16, 16 दूनी 32, तो ऐड करेंगे तो 12 प्लस 32, ऐड करके मैं यू लिखती हूँ अगर, तो 44 यू में कितने एटम्स आएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। लेकिन वहीं अगर मैं 44 ग्राम्स तुरंत कर देती हूँ, तो उसके अंदर मेरे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आया। तो बेसिकली हमने 1 मोल क्यों चूज किया? क्योंकि वो प्रोटॉन के डिवीजन से आ रहा था। 1/मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 मोल। 1/मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 मोल। हाँ, क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड Na। ठीक है, और अभी फिलहाल मैं ये समझा रही हूँ कि कैसे 1 मोल की वैल्यू आई। हम 1 मोल की वैल्यू अगर ले रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि मैम, आपने बोला एक एटम बहुत छोटा है, तो हमने इसलिए बहुत सारे एटम्स का वजन निकाला। पर बहुत सारे एटम तो बहुत कुछ होता था। Why specifically 6.022? Because that value we have received from what? That value we have received from what? इतना समझ में आया? So that is the idea. Is it clear? तो 44 ग्राम्स का वजन कितना आ जाएगा मेरे पास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ भी अंडरस्टैंडिंग? हाँ ये ना? क्या? पहला कंसेप्ट इज अबाउट मोलैरिटी, बता रही थी बट स्टार्ट नहीं। ठीक है जी। तो 1 मोल की वैल्यू समझ आ गई, इसीलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ? मोलर मास। तो 44 ग्राम्स अपने पास वो क्या है? इट इज 44 ग्राम्स इज एक्चुअली द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो बार बार बताओ, 1 डजन बोलूं, 1 डजन बोलूं कि 12 बोलूं? इज इट क्लियर और नॉट?
1 second Yes, please. Is it clear? All right. So this is basically 1 मोल का कंसेप्ट, समझ में आई बात? ठीक है। अब सुन, अब अगर मान लो मेरे पास 1 मोल कोई भी गैस है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी 1 मोल गैस है, ठीक है। तो द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज कि मैम अगर मेरे पास कोई भी 1 मोल गैस है, ठीक है, तो उसका कुछ तो मास होगा, वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। पर क्या वो गैस हमेशा कुछ स्पेसिस रखती है अपने बीच में? तो क्या वो गैस को अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में एक सिलेंडर पिस्टन बॉडी में रखूं, तो ये हमने सीखा है कि वो गैस हमेशा 22.4 लीटर्स की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। तो मेरे को ये समझ आ गया कि 1 मोल की गैस का कुछ तो मास होगा और कुछ तो वॉल्यूम भी होगी, और वो हमेशा 22.4 लीटर होगी, लेकिन एट वॉट, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। And that is going to be 6.022 into 10 की पावर 23 particles. Yes or no? Got the point? हमेशा ये याद रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी गैस उठाओ आप। मैंने बोला 1 मोल NO2, मैंने बोला 1 मोल अमोनिया, है ना। मान लो मैंने बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोला 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। कर सकते हैं? तो वॉल्यूम बताती हूँ, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। 22.4 लीटर जो आया, तो वॉल्यूम तो सबकी 1 मोल है, क्योंकि तो वॉल्यूम तो सबकी 22.4 लीटर्स है ना। वॉल्यूम तो सबकी 22.4 लीटर्स है, बट मास सबका अलग अलग होगा। NO2 का मास निकालो, 14 प्लस 16 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 14 हो जाएगा 46। 1 मोल अमोनिया का मास कितना हो जाएगा? 14। हाइड्रोजन का मास 1 into 3। और इसको मेरी बात समझ आ रही है? 14 + 3, तो आप ये देखो 17 ग्राम, मास 17 ग्राम है और वॉल्यूम 22.4 है। ऐसा हो सकता है ना कि 2 ग्लास लूं, दोनों में 1 1 लीटर लिक्विड भरूं, 1 लीटर पानी 1 लीटर हनी, वॉल्यूम वाइज दोनों बराबर है। 1 लीटर पानी, 1 लीटर हनी, वॉल्यूम दोनों की 1 1 लीटर है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दोनों की 22.4 है, लेकिन पानी भारी होगा कि हनी? हनी। तो इसका मतलब हर गैस की अपनी कुछ तो डेंसिटी होती है। तो ऐसे समझो यहाँ पे, तो 1 मोल CO2 का मास कितना हो जाएगा मुझे बताओ? कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 16 टाइम्स 2 कितना आ गया? 44 ग्राम्स। और उसका मास है, ये मोलर मास है, तो इसका मतलब कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे 1 मोल NO2 में? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितना आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नहीं, यही बात समझ? इतने पार्टिकल्स की वॉल्यूम है बच्चे मेरे पास, कितनी? 22.4 लीटर्स। नहीं, यही बात समझ? इज इट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो 1 मोल CO अगर मैं लूं तो उसका मास कितना आ जाएगा बताओ? इसमें पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23। नहीं, यही बात समझ? और इसका मास कितना बनेगा? कार्बन का मास है 12, एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का है 16, ऐड करके आएगा 28 ग्राम्स, और ये बन जाएगी मेरे पास 22.4 लीटर। तो बेसिकली इतने मॉलिक्यूल्स अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ले लूं, तो उनका वजन 28 ग्राम है। और इतने ही मॉलिक्यूल अगर मैं अमोनिया को ले लूं, तो उसका वजन 17 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 12 एप्पल ले लूं और 12 पंपकिन ले लूं, नंबर वाइज तो दोनों सेम है, पर वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से अगर आप देखो, तो पंपकिन विल बी हेवियर and grapes or apples will be lighter. Are we understanding? Are we understanding this concept?
कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो हमें ये कंसेप्ट बच्चे समझ आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, और दो अलग अलग गैसेस का हम क्या निकाल रहे हैं, दो अलग अलग गैसेस का हम क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल के कंपेयर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम सेम है, 1 मोल भी सेम है, 1 मोल में आने वाले पार्टिकल भी सेम है, लेकिन क्या बदलेगा, उनका मोलर मास बदल सकता है। समझ में आई? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, अभी देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी डेंसिटी कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका वजन कम उसकी डेंसिटी कम, ठीक है। अब एक टर्म हमारे पास इसमें आती है विच इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, वेपर डेंसिटी हम किसी भी प्रकार के वेपर के लिए निकाल सकते हैं। जनरली ये टर्म जब डिफाइन की गई थी तो ये डिफाइन की गई थी फॉर गैसेस, ठीक है। तो एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी, है ना। कैसे आती है? हम कहते हैं कि कोई भी गैस हाइड्रोजन से कितनी भारी है। जैसे आप देखो, हर हाइड्रोजन का इसका वजन कितना है, 2 ग्राम, है ना। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। द लाइटेस्ट गैस इज हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम। हीलियम का मास कितना होता है मुझे बताओ? 4। हाइड्रोजन का तो 2 एटम का मिला के 2 ग्राम आ रहा है। बात समझ में? तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि लाइटेस्ट पॉसिबल गैस इज, लाइटेस्ट गैस इज 2 ग्राम। अब मान लो मैंने बोला ऑक्सीजन गैस की बात करूं, तो ऑक्सीजन गैस की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने कहा भाई ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन गैस का मोलर मास हमारे पास है 16 टाइम्स 2, एम आई राइट? तो दैट बिकम्स 32 ग्राम्स, एम आई राइट? तो मैं अगर मास कंपेयर करूं तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आएगा 32/2, वो आ गया 16। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मास ऑफ O2 इज 16 टाइम्स मास ऑफ H2? मैं इस H2 को यहाँ ले जाऊँ, बताओ हाँ है ना? सही बात है। तो इसका मतलब मुझे आगे से मेरी स्टेटमेंट क्या आएगी कि मैम ऑक्सीजन गैस इज 16 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। तो मैं ऐसे गोइंग फॉरवर्ड बोलूंगी कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो बेसिकली व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन? 16। बात समझ में आई? तो वेपर डेंसिटी जब, हाँ ये कंपैरिजन, तो वेपर डेंसिटी टर्म जब समझाई गई तो ये बताया गया कि कोई भी गैस, किसी भी गैस, अगर मान लो मैं सोडियम को हीट कर दूं, तो सोडियम पहले सॉलिड होता है, तो सोडियम पहले पिघलेगा, फिर सोडियम पिघलने के बाद क्या करेगा? वेपर बनाएगा। जब वो सोडियम जाएंगे, अब हम उस सोडियम के वेपर को भी कर सकते हैं। टर्म है कि सिर्फ हमारे हर गैस के लिए, ऑब्वियसली गैसेस के लिए तो है ही, लेकिन ये हर प्रकार के वेपर के लिए, चाहे तुम वाटर के वेपर बना दो, है ना। हमें ये बताना है कि कोई भी चीज कितनी भारी है विद रिगार्ड्स टू हाइड्रोजन। ये यूनिटलेस है, हाँ। तो अगर हम उसको डिफाइन करें तो सबसे पहले जो वेपर डेंसिटी को डिफाइन किया गया, दैट वाज डिफाइंड एज व्हाट? दैट वाज डिफाइंड एज मास ऑफ अ गैस, मास ऑफ अ गैस ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, कोई भी वॉल्यूम, 2 लीटर 4 लीटर कुछ भी, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ द सेम फिक्स्ड वॉल्यूम। जो ऊपर वॉल्यूम ली है, मान लो अगर एक ऊपर जो मेरी डिजायर्ड गैस है, जो मेरी गैस अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैंने 2 लीटर ले लिया, तो हाइड्रोजन का भी मैं कितना ले लूँ? 2 लीटर, और उसका वजन नाप लूँ, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने कहा अगर फिक्स्ड वॉल्यूम करनी है तो लेट दैट फिक्स्ड वॉल्यूम बी 22.4। तो लेट द फिक्स्ड वॉल्यूम बी 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर की कैसी है? इट इज अ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल की वॉल्यूम है, बोलो हाँ। तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी ले ली? 22.4। तो मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ गैस कितना होता है? 1 मोल गैस ले ली, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो वो बेसिकली एक प्रकार से इसका क्या बन गया? मोलर मास बन गया। तो वो बन गया इसका मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से मेरी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, मोलर मास ऑफ H2 2 होता है, तो यानी कि ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में? तो गोइंग फॉरवर्ड जो वेपर डेंसिटी होता है वो होता है कितना? मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? गॉट द पॉइंट?
Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, तो कंसेप्ट सामने आ गया। तो कंसेप्ट क्या है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड? आया ना? ठीक है, अब आगे पढ़ो। अब मेरे पास कहानी क्या है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये अगर मेरे पास वेपर डेंसिटी है विच इज मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2 आ गया। ठीक है, अब सुनो, ध्यान समझिए। अब हम यहाँ से लॉ पढ़ते हैं गैसेस के लिए विच इज कॉल्ड एज ग्राहम्स लॉ। ये ग्राहम्स लॉ से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस लॉ अबाउट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये किस पे लगता है? इट इज अप्लाइड टू, इट इज अप्लाइड टू द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। समझ में? नॉन रिएक्टिंग गैसेस के ऊपर ये लॉ लग जाता है। ठीक है, अब नॉन रिएक्टिंग गैसेस कैसी है? जैसे मैंने बोला H2O, बहुत ज्यादा हीट दे दी तो फिर ये रिएक्ट कर सकते हैं। कोई इम्प्योरिटीज के मिक्सचर में आ गई तो ये रिएक्ट कर सकती है। तो H2O2 कैन एट सम पॉइंट रिएक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन रिएक्ट। लेकिन अगर मैंने एक मिक्सचर लिया हीलियम प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो हीलियम तो नोबल गैस है, वो तो किससे रिएक्ट करने वाली है नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा मिक्सचर चाहिए जो आपस में गैसेस का नॉन रिएक्टिंग हो। क्यों ले रहे हैं हम नॉन रिएक्टिंग? कि भाई डब्बा लिया, डब्बे में मैंने डाला, डब्बे में मैंने डाला 10 मोल H2 और 5 मोल या 6 मोल O2। बहुत बढ़िया, डाल सकती हूँ। तो 10 मोल H2 और 6 मोल O2, और मान लो ये रिएक्ट कर गए। लेट्स से, रिएक्टिंग गैसेस ले ली, अब डब्बे में डाला, लेकिन मैंने कहा भाई किसी इंप्योरिटी के चलते वो रिएक्ट कर गई, तो मैं तो सारी कैलकुलेशन 10 और 6 से कर दूंगी। लेकिन हमें पता चला वो तो रिएक्ट करके वाटर बना चुकी है, हमारे पास बीकर में बचा ही 2 मोल H2 और 1 मोल O2 है। तो मेरी तो सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। इसीलिए हमें कैसी गैसेस चाहिए इस लॉ के लिए? नॉन रिएक्टिंग गैसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आप ये समझो कि ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस चलेंगी, सही है। इट इज अप्लाइड टू नॉन रिएक्टिंग, नहीं आपस में नॉन रिएक्टिंग। जैसे मान लो H2 का SO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, अब नहीं है फिलहाल। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है, विल कम टू द रीजन। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो मेरे लिए दोनों कैसी है? नॉन रिएक्टिंग। अब ना होने के कई रीजन हो सकते हैं कि भाई रिएक्ट, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्टिंग 1000 डिग्री पे करती है। मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ के अगर 100 डिग्री पे हो जाएगा, तो भी नाइट्रोजन किसी रिएक्शन करने में नहीं है, भले ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन एक नोबल गैस। नाइट्रोजन रिएक्ट करती है, पर उसका रिएक्शन टेम्परेचर बहुत हाई है, जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है। रूम टेम्परेचर कह लो या सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कह लो, उस पर अवेलेबल नहीं है। आप ये अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ से हम बोलेंगे कि भाई हमने अगर ऐसा किया, सबसे पहले कहा हमें पता होना चाहिए कि मैम अगर हमने ऐसा कर दिया कि एक डब्बा लिया, और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने उसमें 4 मोल हीलियम डाल दिया, है ना, और मैंने उसमें 6 मोल्स O2 डाल दिया, क्या दो गैसेस का मिक्सचर बना सकते हैं? तो मैंने मोल फ्रैक्शन टर्म सीखी है। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल मोल्स कितने हुए गैस के? 4 हुए, हीलियम की 6 हुए, इसे बोलते हैं काई। काई कैसे बनाते हैं? एक्स लिखा, एक्स की एक टांग लंबी कर दी इसे, समझ रहे हो? तो काई इज ये ऐसे। इज इट क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली व्हाट? अगर मान लो मेरा मन कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम निकाल दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी काई ऑफ हीलियम। तो हाउ डू आई रिप्रेजेंट इट? दिस इज गोइंग टू बी मोल्स ऑफ हीलियम divided by moles of helium plus moles of oxygen. Are you understanding? तो moles of helium कितने हैं? 4, और हीलियम प्लस ही कितने हैं? 10। तो 4/10 कितना आ गया आंसर? 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैंने कोई मिक्सचर बनाया, तो मैं सबके मोल्स बता सकती हूँ ना कि 2 मोल ये मिला है, 4 मोल ये मिला है, 5 मोल ये मिला है। तो सबके मोल्स में से एक का मोल ऊपर ले लो और नीचे टोटल मोल्स ले लो, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, तो ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालूंगी तो क्या लिखूंगी? 6/4 + 6 is going to be 6/10. The answer is going to be 0.6. Got the point? So the answer here is going to be what?
चलो ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 6/10। समझ में आया? तो किसी भी मिक्सचर के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी मिक्सचर के अपन लोग टोटल मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और भी क्या है तो 16 पे चला, खुद में निकाल देती हूँ। परेशान हो। हैं? पंखा चल रहा है? बाहर से ऑफ हो गया क्या? हाउ ठीक है। अभी सारी लाइटें वाइटें ऑन कर दो, सही रहेगा। पी ले। हाँ, तू बंद कर दे लाइट भाई, तू आ जा। चलो अब देखो। तो बेसिकली बेसिकली अगर मैंने एक डब्बा लिया और उस डब्बे में मैंने क्या किया, मैंने उसमें डाला 4 मोल हीलियम और मैंने उसमें डाला 6 मोल ऑक्सीजन। कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, लिख सकती हूँ फिर लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम विल बी व्हाट, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और हटा लो, कर्सर हटा लो। अरे तेरा हाथ यहाँ लगता है ना, कर्सर हटा लो। ठीक है, तो मोल्स भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, मोल्स ऑफ हीलियम विल बी व्हाट, 4/10। कितना है मोल फ्रैक्शन, 0.4, है ना? ऐसी मोल फ्रैक्शन निकालू मैं O2 का, तो वो कितना आएगा, 6/6 + 4 मिक्सचर में। तो कितना आ गया, 0.6। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक मिक्सचर बनाऊं और मैंने बोला कि मेरे पास 4 मोल O2 है, 3 मोल हीलियम है, 2 मोल H2 है, 1 मोल नियॉन है। लिख सकती हूँ? तो मेरे पास कितने कॉम्पोनेंट्स हो गए, 4। तो मैं लिखूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 4/10। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 3/10। अगर मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, इट विल बी 2/10। और मैं यहाँ से बोलूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, दिस विल बी 1/10। आप अंडरस्टैंडिंग, नियॉन या N2 जो भी मानो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ। तो आइडिया इज कि हमारे पास कोई भी मिक्सचर हो जाए, हम ये मान के चलते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे दिया गया, एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, नॉन रिएक्टिंग गैसेस दे दी गई। हमने क्या निकाला, उनका इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन। समझ लगे? है H2O2 नहीं बनाया, H2 अलग गैस है, O2 अलग गैस है। इट्स नॉट H2O2, इट इज अ गैस। अभी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? रिएक्ट नहीं करे, आपस में रिएक्ट नहीं करे, सही है। अब लॉजिक देखो। अब मैंने ये बोला कि ठीक है जी बहुत बढ़िया ये हो गया, अब इसको अब यहाँ देखो क्या है। अब सोच के देखो कि एक डब्बा लिया, सेम डब्बा जिसकी वॉल्यूम कितनी है, V। ठीक है, सेम डब्बा जिसकी वॉल्यूम कितनी है, V। ठीक है, V मतलब मैंने बोला कि मान लो 2 लीटर का डब्बा है। आप सोचो कौन कौन सी गैसें ली थी, हीलियम, H2, O2, नियॉन।
4 गैसें ली थी। हीलियम के कितने मोल्स दिए थे? 4 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल्स दिए थे? 3 मोल्स। हाँ, ठीक है। O2 के कितने मोल्स दिए थे? O2 के मोल्स दिए थे आप लोगों ने 4, 3, H2 के लिए थे 2। हीलियम के लिए थे हम लोगों ने 3 मोल्स। H2 के लिए थे हम लोगों ने 2 मोल। O2 के लिए थे हमने 4 मोल। और नाइट्रोजन या नियॉन के लिए थे हमने 1 मोल। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि सेम 2 लीटर के डब्बे में मैंने सिर्फ हीलियम डाला 3 मोल, तो क्या हीलियम के मॉलिक्यूल्स आएंगे? क्या हीलियम के मॉलिक्यूल्स दीवार पे टकराएंगे? दीवार पे टकराएंगे तो इस डब्बे की दीवार पे फोर्स लगेगी, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो अकेली हीलियम गैस ने अंदर की तरफ कुछ तो प्रेशर बनाया। ठीक है, फिर मैंने सेम डब्बा लिया, सेम 2 लीटर का डब्बा, और जब मैंने फिर से सेम 2 लीटर का डब्बा लिया, ठीक है, और मैंने उसमें सिर्फ डाली हाइड्रोजन। कितनी डाली? हाइड्रोजन ली थी 2 मोल। तो क्या वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और वो दीवारों पे टकराएंगे? तो वो इंडिविजुअल प्रेशर बनाएंगे हाइड्रोजन का। बोलो मैंने, वो इंडिविजुअल प्रेशर किसका बनाएंगे? हाइड्रोजन का। फिर मैंने सेम 2 लीटर डब्बा लिया, किसका? सेम 2 लीटर डब्बा लिया, उसमें डाला मैंने 4 मोल ऑक्सीजन, और उसने अपना कुछ तो प्रेशर बनाया। बोलो हाँ ना? मैं क्या रखने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कीप द फैक्ट कि मैम वॉल्यूम अगर हमने सेम रख दी, वॉल्यूम अगर हमने सेम रख दी और अलग अलग बारी बारी एक एक गैस डब्बे में भरी, तो क्या हर गैस ने अपना प्रेशर बनाया? प्रोवाइडेड सबका बाहर का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री। बोला है, प्रोवाइडेड बाहर का सबका टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री था। तो हर गैस का अपना प्रेशर आया। तो इस इंडिविजुअल प्रेशर को क्या कहते हैं? लिखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर। यहाँ से क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द प्रेशर exerted by individual gas. Pressure exerted by individual gas is called as partial partial pressure. Are we understanding? तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जो एक गैस अपने अकेले होके लगाती है बीकर में। ठीक है, जो एक गैस अकेले अकेले होके लगाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल प्रेशर। समझ में आई? अब आप ही समझो कि अगर मैंने वही 2 लीटर का डब्बा लिया, लॉजिकली समझना, तो क्या 4 डिफरेंट अलग अलग गैस से, एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस है हीलियम, एक गैस है ऑक्सीजन, एक गैस है नियोन, क्या हर गैस की पीवी? तो बोलूंगी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर टी। बोलो हाँ ना? सही है। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो हर गैस में लग सकती है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा, बताई थी। आर की मैंने मतलब नहीं बताया, मैंने बोलता आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। हाँ, तो प्रेशर ऑफ हीलियम इनटू वॉल्यूम ऑफ हीलियम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आर टी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। टी इज द टेम्परेचर एट विच द गैस इज बीइंग केप्ट। पी इज द प्रेशर इनसाइड द बीकर, है ना? हाँ, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकती हूँ? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू आर टी। बोलो है ना? और ऐसे ही मैं और क्या लिख सकती हूँ? प्रेशर ऑफ नियॉन इनटू वॉल्यूम ऑफ नियॉन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इनटू आर टी। बोलो है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ठीक है, तो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि मैम हमारे पास हम हर गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग रियल में तो हम क्या कर रहे हैं? हम सारी गैसेस को एक ही डब्बे में भर दे रहे हैं। हमने तो सोचा क्या, हमने कहा कि भाई मैम एक डब्बा लिया 2 लीटर का, 2 लीटर का डब्बा लिया। अब मैंने उसके अंदर भाई हाइड्रोजन भी भर दी, और मैंने 1 मोल नियॉन भी भर दी, और हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी भर दिया, और ऑक्सीजन भी भर दिया। आया ना? मैंने तो सब कुछ भर दिया। तो क्या ये चारों गैसेस अब जो है, आप सोच के देखो मैंने कितना लिया था? हमने लिया था, तो एक डब्बे के अंदर आप सोचो
एक डब्बे के अंदर मैंने चारों गैसेस भर दी, 3 मोल हीलियम के भर दिए, 2 मोल हाइड्रोजन के भर दिए, 4 मोल ओटो के भर दिए और 1 मोल नियॉन के भर दिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप मुझे बताओ कि ये सारी की सारी गैसेस जो है वो अपने अपने हिसाब से प्रेशर लगाएंगी। तो इस डब्बे का जो टोटल प्रेशर बनेगा पी टोटल, क्या वो प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नियॉन, इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अगर वो इससे बनेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि मैं ऐसे करती हूँ कि पी टोटल, अब डब्बा, इफ, देखो इसको, इफ वी हैव ऑल द गैसेस filled at once in the same beaker, तो क्या कंडीशन आएगी बताओ? तो प्रेशर बनेगा पी टोटल एंड दैट विल इक्वल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नियॉन। एम आई राइट? ये टोली देखो, गैस की तो कोई वॉल्यूम नहीं है ना, मैं जितने बड़े डब्बे में रख दूं, मैंने डब्बे की वॉल्यूम फिक्स कर दी। 2 लीटर है, तो मैंने क्या करा, एक बार में 4 गैसेस दी, पानी में 2-2 लीटर में देखा, 2-2 लीटर में देखा कितना pressure बना है, तो मैंने फोर्सफुली 2 लीटर। हाँ, नहीं चारों की नहीं, चारों गैसेस को इंडिविजुअली देखेंगे तो भी 2 लीटर में। सोच के देख, अगर कोई मॉलिक्यूल घूम रहा है, ये वाला हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टैटिक थोड़ी है, ये यहाँ से चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि जितने भी लाखों पॉइंट्स डब्बे में, तो ये 2 लीटर की वॉल्यूम इज इक्वल टू गैसेस, ऐसा नहीं कि नहीं, और ऐसा भी होगा के लिए 2 लीटर वॉल्यूम है। इसका क्या मतलब है कि चारों गैसेस दीवारों पे हिट कर रही है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऑब्वियसली वो ज्यादा हिट करेंगे, तो वो प्रेशर दीवारों पे ज्यादा बनाएंगे। आप ये अंडरस्टैंडिंग? तो टोटल डब्बे में जो प्रेशर बना, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नियॉन प्लस हीलियम, इन चारों को मिला के बना। तो क्या मैं फॉर ऑल द गैसेस बोल सकती हूँ कि पी टोटल, जैसे मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखती हूँ, तो मैं टोटल पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, अरे हाँ या ना? और यहाँ पे वॉल्यूम तो देखो चारों गैसेस के लिए भी वही है, तो इंडिविजुअल गैसेस के लिए भी टोटल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, बोलो हाँ। हाँ या ना? हाँ, तो आप प्रेशर, तो इसी का प्रेशर बढ़ा, तभी तो नेट प्रेशर टोटल इज हाइड्रोजन, पी टोटल विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ हीलियम, पी टोटल विल बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल। आ रही है बात समझ? तो मुझे यहाँ से क्या समझा, मुझे यहाँ से समझा कि मैम पी टोटल वी इक्वल्स टू एन टोटल आर टी। तो मैंने कितनी इक्वेशन बनाई कि डबल में से आप अलग अलग गैसेस ले सकते हो, हर गैस अगर अकेली पड़ी है तो वो सिर्फ अपना प्रेशर लगा दें, अपने प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। लेकिन अगर मैं इन गैसेस को जोड़ के डाल दूं, तो अभी भी तो तीनों अपना अपना, तो हमें प्रेशर कितना दिख रहा है टोटल, टोटल विल बी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। बात समझ आ रही है? तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, डाल्टन लॉ पे आ रही है, वही डिराइव कर रही है। अब सुनो, तो मैंने लिखा P1 V1 इक्वल्स टू N1 RT, बोलो ये बात समझ में आती है? प्रेशर ऑफ गैस वन इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वन इंटू RT। जब मैंने अकेली गैस को डब्बे में रखा जिसकी वॉल्यूम है V1। अच्छा, दूसरी गैस के लिए क्या लिखूंगी? P2 V2 N2 RT। थर्ड गैस के लिए क्या लिखूंगी? P3 V3 N3 RT। अच्छा, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वही वॉल्यूम ऑफ डब्बा है, तो क्या मैंने सबकी वॉल्यूम सेम ही डब्बा लिया था? तो क्या मैं बोल दूं कि V1 बराबर V2 बराबर V3, सबको मैंने V वॉल्यूम में ही रखा है? तो अब ध्यान से सुनो, और एक मेरे पास है P टोटल V टोटल इक्वल्स टू N टोटल RT, बोलो हाँ ना? व्हाट इज N टोटल? N टोटल इज N1 प्लस N2 प्लस N3। और इसको मेरी बात नहीं समझे, इज इट क्लियर? अब मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशन 1 और कंडीशन 4 देखो, इनको डिवाइड करो उठा के। ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है। तो कंडीशन 1 को मैं अगर डिवाइड कर दूं कंडीशन 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? P1 V1 बाय P2 V2 इक्वल्स टू N1 RT
बाय एन टी आर टी, बोलो हाँ ना। आर टी से आर टी चला गया, तो यहाँ से क्या बना, वी से वी चला गया। क्यों? क्योंकि हमने जिस डब्बे में इंडिविजुअल गैस रखा था उसी डब्बे में वी टोटल को भी वही गैस, डब्बा मैंने चूज किया है उसी में मैंने चारों गैसें घुसा घुसा दी। तो यहाँ से आया P1 बाय पी टोटल। नहीं, एक्सपेरिमेंट जब करा गया उसमें टेम्परेचर इंडिविजुअल गैस के लिए भी जो रखा था वही टोटल गैसेस के लिए भी वही रखा। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया आधे घंटे बाद गर्मी बढ़ गई, नहीं। वी मेंटेन द टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, N1 बाय एन टोटल। व्हाट इज N1 बाय एन टोटल को क्या लिख लीजिए, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, बोलो हाँ। क्या ये बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, मोल्स ऑफ वन अपॉन मोल्स ऑफ वन प्लस मोल्स ऑफ टू प्लस मोल्स ऑफ थ्री, बोलो हाँ ना। तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाया जाएगा। तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि प्रेशर ऑफ गैस वन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन इनटू पी टोटल, बोलो हाँ। तो ये हमने क्या निकाला, P1 होता है क्या, P1 होता है मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन। ऐसी अगर मेरी कंडीशन टू को डिवाइड करोगे फोर से, तो बताओ कंडीशन टू को फोर से डिवाइड करने से मुझे क्या मिल रहा है, बताओ। कंडीशन टू है P2V2 इक्वल्स टू N2RT, और ये है फोर कंडीशन है P टोटल V टोटल इज इक्वल टू N टोटल RT, बोलो है ना। डिवाइड कर दूं, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से, तो RT से RT चला गया, RT से RT चला गया, बोलो है ना। और वो वॉल्यूम से वॉल्यूम चला गया, क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम इंडिविजुअल गैस के लिए ली थी वही वॉल्यूम सारी गैसेस टोटल गैसेस के लिए भी ली थी। तो मेरे पास क्या आ गया, पी टोटल P2 बाय पी टोटल इज गोइंग टू बी N2 बाय एन टोटल। व्हाट इज एन टोटल, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये N है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू N1 बाय N2 प्लस N1 प्लस N3। तो व्हाट डू वी गेट हियर, तो यहाँ मेरे पास देगा P2 बाय पी टोटल इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस टू। तो पी टोटल कितना आ जाएगा, Chi2 इंटू पी टू। बात समझ में आई? तो मुझे आप सोच के देखो, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आता है, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन कहता है कि एक डब्बा है, ये कान बंद कर दे। कहते हैं ये डब्बा है और इस डब्बे में हमने करा क्या है, हमने कुछ गैसेस भर दी। तो जब इस डब्बे में हमने कुछ गैसेस भर दी तो हमने कहा कि भाई इस डब्बे में दो गैसेस है, गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी, और इन तीनों गैसेस ने मिला के जो टोटल प्रेशर बनाया है ना, ठीक है, वो बनाया है 16 एटमॉस्फेयर। तीनों गैसेस ने मिला के कितना प्रेशर बनाया है, 16 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मुझे क्वेश्चन कह रहा है इसका 4 मोल है, इसका 6 मोल है, इसका 5 मोल है। गैस सी का 5 मोल है, गैस बी का 6 मोल है, और गैस ए का 4 मोल है। क्वेश्चन मुझसे कहता है बताओ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस ए बी एंड। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसी को डाल्टन्स लॉ कहते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि एक गैस जो इंडिविजुअल प्रेशर लगाती है, कीपिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर टेबल पे, तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर ऐड कर दे अगर इंडिविजुअल, तो टोटल प्रेशर ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, सारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि पी ऑफ गैस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू पी टोटल। मुझे पूरे डब्बे का 16 एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर पता है। तो मेरे को प्रेशर ऑफ गैस ए इंडिविजुअली अगर निकालना है, पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, तो वो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ गैस ए अपॉन मोल्स ऑफ गैस ए प्लस मोल्स ऑफ गैस सी प्लस मोल्स ऑफ गैस सी इंटू पी टोटल विच इज 16। मोल्स ऑफ गैस ए कितने हैं बताओ, 4 मोल, तो 4 मोल अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 16, तो ये देगा 4/15 इंटू 16। यस और नो, दिस इज गोना विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, यस और नो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए here is going to be, you can tentatively this is going to be 1 point something, 1.09 के आसपास आएगा ये, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 9 36, तो 4.36 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कौन दे रहा है अकेले। इतना प्रेशर 16 एटमॉस्फेयर का कितना कंपोनेंट बना रहा है, प्रेशर ऑफ गैस। इज दिस पार्ट क्लियर, समझ में आई बात। ऐसी अब सोचो, अगर मुझे बोल दे
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी निकाल दो तो क्या बोलूंगी, दैट इज इक्वल टू काई बी इनटू पी टोटल, बोलो है ना। तो पी बी कितना बनेगा बोलो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी निकालना है तो कितना है, बी के मोल्स कितने 5 मोल, और नीचे आएगा 4 मोल ए के, 5 मोल बी के और 6 मोल सी के, और टोटल प्रेशर है 16। तो ये आ जाएगा 5/15 इंटू 16, चल जो भी है ना। और ऐसी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी निकाल दे तो क्या है 6 मोल, दैट इज गोइंग टू बी काई सी इंटू पी टोटल। काई सी कितना है बोलो, मोल्स ऑफ गैस सी अपॉन मोल्स ऑफ गैस ए प्लस मोल्स ऑफ गैस बी प्लस मोल्स ऑफ गैस सी इंटू पी टोटल, दिस इज गोइंग टू बी पी सी, बोलो है ना। तो यहाँ मेरे पास पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी मोल्स ऑफ गैस सी कितने हैं? अच्छा इसके 6 निकाल देते चलो, ये इसको सी मान लो फिर। इसके कितने आ गए, 4 + 5 + 6 इंटू 16, है ना भाई। तो 6/15 इंटू 16, तो सॉल्व करो मोटा मोटा 1.09 आएगा सॉल्व करके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर आगे 1.09 आ जाएगा, यू गेट व्हाट 5.45, और इधर कितना आ जाएगा 6.54। तो ये इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर आ गए। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गई। तो अब आप लॉजिकली समझो, लॉजिकली क्या है देखो, सवाल समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट था, टोटल प्रेशर दे दिए, इंडिविजुअल गैसेस के फोर्स दे दिए, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना था। पार्शियल प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे बोलता है, एक टर्म इसमें आती है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे बोलता है, कहता है एक गैस है ए, उसने प्रेशर बनाया, एक डब्बा है, उस डब्बे में 3 गैसेस है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 गैसेस। ए का पार्शियल प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। मतलब ए कितना प्रेशर अकेले, अगर सोचो ए अगर अकेले होती किसी डब्बे में तो ए कितनी प्रेशर लगा रही थी, 2 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, 3 एटमॉस्फेयर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। कि सी जो गैस है, मुझे नहीं पता मोल्स कितने हैं, पर क्या मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर वॉल्यूम सेम और टेम्परेचर सेम तो मोल सबसे कम किसके रहे होंगे, कम है। तो मोल्स किसके कम रहे होंगे, ए बी सी में से किसके मोल्स कम रहे होंगे, सी के, है ना। तो मुझे प्रेशर देख के ही समझ आता है कि भैया कौन सी गैस ज्यादा ली गई होगी, जिस गैस ने अपना टोटल प्रेशर ज्यादा बनाया इन द सेम डब्बा, सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, डब्बा सेम, मतलब सबको रहने के लिए वॉल्यूम सेम मिली है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप ऐसे समझो कि अगर मैं पी टोटल निकालना चाहूँ तो क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, कैसे करोगे मुझे बताओ। तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमें पता है पी प्रेशर ऑफ गैस ए, अगर सोचें तो पी टोटल निकाल सकते हैं क्या हम, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, सिंपल। पी टोटल है क्या, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो पी ए कितना है 2 + 3 + 1, तो ये कितना है 5 + 1 6, ये सुनो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को हम लिखते हैं काई ऑफ ए इंटू पी टोटल, बोलो है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है 2, काई ये मुझे नहीं पता, पी टोटल मैंने अभी स्टार्ट निकाला है, बोलो है ना। तो यहाँ से अगर हम काई की वैल्यू निकालें तो काई ए की वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 2/6 1/3। तो ये बेसिकली काई ए निकला। काई ए क्या होता है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, बोलो है ना। बात समझ में आई, दिस इज गोइंग टू बी माय कंडीशन 1। इसका मैं एक और वर्जन दिखाऊंगी, ध्यान समझिएगा। इतना समझा। अब लॉजिकली समझो, अगर मुझे बोला गया कि भाई मैम आप देखो फिर से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल्स ऑफ गैस बी इनटू पी टोटल, आया ना, गॉट इट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कितना है 3, पी टोटल कितना है 6, काई बी निकाल देंगे। By 6 is going to be chi b. Chi b is what? Moles of B upon moles of A plus moles of B plus moles of C. So this is going to be what? So this is exactly going to be 1/2. ठीक है, इसको थर्ड सेकंड मान लो। ऐसे अगर हम थर्ड के लिए निकालें, बोलो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C is going to be chi of gas C
इंटू पी टोटल। भैया ये काला टीका कौन लगा रहा है? नहीं लग रही नजर, हटाओ उससे। समझ लो, अब सुनो। तो ये अपने पास क्या है, हटाओ उसको। ठीक है, तो पी प्रेशर ऑफ सी बोलो क्या है? 1 इक्वल्स टू काई ऑफ सी निकालना है, पी टोटल कितना है? 6। तो यहाँ से आएगा 1/6 इज गोना बी काई ऑफ सी। और इसका मतलब ये हो गया मोल्स ऑफ सी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। बोलो है? कंसेप्ट क्लियर है? अब आप ये चीज देखो कि अगर ऐसा हो गया, अब मुझसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। मैं तो निकाल सकती हूँ क्या? सिर्फ ये क्वेश्चन था कि भाई 2, 1 और 3 मोल का प्रेशर लगाया। 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर लगाया। मुझे बोल रहे हैं कि आप इसके क्या निकालो, पी टोटल है। ये निकाल दिया हमने। फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाली। बट सवाल अगर इसमें एक एक्सटेंशन और हो जाता, और वो सवाल कहता क्या? सवाल कहता कि जी निकालो आप क्या, आप निकालो रेशियो ऑफ द मोल्स, रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस। तो कैसे करेंगे? रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस कैसे करेंगे मुझे बताओ। तो मुझे पता है मोल्स ऑफ वन, मोल्स ऑफ ए इज टू मोल्स ऑफ बी इज टू मोल्स ऑफ सी चाहिए मुझे। आया ना? तो आइडियली आप सोचो कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, मैं क्या निकालती हूँ, मैं एन ए, मुझे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी पता है। बोला है ना? इज टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बोलो है ना? इज टू एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बोलो है ना? तो ये तो मोल फ्रैक्शन ही हो गए। तो ए का मोल फ्रैक्शन बोलो कितना आया था? 1/3। ये सुन लो। तो आप सोच के देखो, अगर ये कट जाएगा तो मुझे एन एस टू एन मिल जाएगा। तो कहना है ऐसे जो रेशियो मेरे फ्रैक्शन का है, वही रेशियो मेरे मोल्स का भी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और रूल दैट द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शंस, रेशियो ऑफ द मोल fractions is equal to the ratio of their individual ratio of their moles. Are we understanding? प्रेशर को मेरी बात समझ आ रही है? Is it clear? Yes or no? Is this concept clear? तो हमने कहा जी ठीक है, ये आ गया। अब निकालो V का मोल फ्रैक्शन कितना था और C का कितना था? 1/6। अब आपको नंबर चाहिए, फ्रैक्शन में रेशियो नहीं आता। तो 3 2 डिनोमिनेटर देखो, 3 2 6, 3 2 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3:1। तो मतलब मोटा मोटा मुझे समझ आ गया कि 2 मोल ए है, 3 मोल बी है और 1 मोल मोटा मोटा। तो 2:3। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? एवरीबॉडी? ठीक है। दिस इज माय डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट डज माय डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टेल्स मी? दैट अगर मेरे को एक डब्बा दिया जाए, उसमें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी गैसेस भर दोगे तो हर गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाती है। हर गैस के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। एंड इफ यू सम ऑल द पार्शियल प्रेशर यू गेट द टोटल प्रेशर। कर लो तुम। तो हम लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू काई आई इंटू पी टोटल। आई मतलब मुझे नहीं पता कौन से नंबर की गैस है, 1 2 3 4 जो भी बोल। This is going to be pi is going to be chi I into p total. This is going to be my answer. Understood my point or not? I is a counter, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दे। तो अगर मैं 10 गैसेस भर रही हूँ तो ऐसे तो क्या लिखूंगी बताना देना, पी टोटल को क्या लिखूंगी? स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है 9th में? सिग्मा आई बराबर 1 से n इज पी आई। समझते हो? सिग्मा का मतलब सम ऑफ आई बढ़ाते जाओ, आई 1 डाला पी 1, फिर सिग्मा प्लस, सिग्मा मतलब प्लस, ये जो सिंबल है ना ये उल्टा ई, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब सम। तो तुम्हारा जेनजी वाला सिग्मा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? सम, सम मतलब जोड़। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली, फिर सिग्मा प्लस, फिर आई की वैल्यू बढ़ाई 2, फिर प्लस, फिर आई की वैल्यू बढ़ाई 3, फिर प्लस। कब तक? मान लो ऊपर 10 लिख दूँ, तो 1 से लेके कहाँ तक करूंगी? 10, और बीच में प्लस प्लस लगाती जाऊंगी। ये है सिग्मा का।
तो ये कंसाइज फॉर्म है टू राइट दिस डाउन। तो सीरीज ना लिखने की बजाय मैंने शॉर्टकट में लिख दी थी। तो जहां जहां आई लिखा हुआ है वहां पे आई की वैल्यू 1 डाल, फिर प्लस लगा, ऐसा। ठीक है, तो एनीवेज तुमको एटलीस्ट सोचने की जरूरत है, पर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्या डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर इज क्लियर? चलो, क्लास ओवर नहीं हो रही, 10 मिनट का ब्रेक है सिर्फ, ठीक है ना।